यस फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनिंदर को एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो आ जाइए, जल्दी से हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाया था, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि भीम द्वारा अर्जुन मारा गया। ओ, दुर्योधन मारा गया। ठीक है, भीम द्वारा दुर्योधन मारा गया। वाक्य में वाच्य है। अब बात किसकी कर रहा है? ये वाच्य की कर रहा है। तो पहले आपको बताया गया है कि वाच्य क्या होते हैं। भाई, वाच्य क्या होते हैं? हम कहते हैं ना, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो वही वाच्य होते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं उसमें कि मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, कर्ता, कर्म या भाव। तो वो हो गए वाच्य हमारे। ठीक है, अब देखिए, जैसे इसमें देखो, भीम द्वारा अर्जुन मारा गया, वाच्य है, इसमें वाच्य है, भाववाच्य, कर्म वाच्य, कर्तृवाच्य या कोई नहीं। अब वाच्य 3 प्रकार के हो गए, कर्तृ, कर्म और भाव। तीनों का आपको बता दूं, अगर सिंपल लिखा होता भीम जो है, भीम ने दुर्योधन को मारा, तो वो हो गया कर्तृवाच्य। ठीक है, अब क्या हो रहा है? भीम द्वारा दुर्योधन को मारा गया है। ठीक है, तो जब जैसे ही ऐसे आ जाता है के द्वारा, मतलब कि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, देखो, भीम के द्वारा दुर्योधन मारा गया है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे कि के द्वारा आ जाए या से आ जाए, वो कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्म वाच्य हो जाता है। कौन सा वाच्य हो जाता है? कर्म वाच्य हो जाता है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य। और भाववाच्य की अगर बात करें तो भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य तो होगा, जैसे अगर मैं कहूँ कि उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो ये भाववाच्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी, यानी कि ब इसमें जो है वो राइट आंसर बनेगा। अब देखिए, आंसर आपका कर्म वाच्य है। ठीक है, भीम के द्वारा दुर्योधन मारा गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है? सम भी व्यवहार में कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? हमें पता है उपसर्ग क्या होते हैं, वो तो हमें पता है कि उपसर्ग उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो क्या करते हैं, शब्द से पहले आ जाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द से पहले आकर या तो उसका अर्थ चेंज कर देते हैं या उसके अर्थ में क्या करते हैं, विशेषता ला देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग, है ना। और प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय शब्द के अंत में आकर उसको अर्थ को चेंज कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं। अब यहाँ देखो, उपसर्ग क्या है? शब्द के शुरू में आकर क्या करते हैं, अर्थ को चेंज कर देते हैं या अर्थ में क्या कर देते हैं, विशेषता ला देते हैं। अब बात होती है कि कितने उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। भाई, उपसर्ग कितने भी प्रयोग हो सकते हैं। कोई एक मान लो वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, तो उसके आगे बहुत सारे, उससे पहले बहुत सारे उपसर्ग भाई जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही उपसर्ग आता है। अब देखो, यहाँ पे देखो, सम, अभी, व्यवहार। अब व्यवहार देखो, सम, अभी और व्यवहार। व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं? वी प्लस में अव प्लस में हार। तो यानी ये जो हार शब्द है, कितने उपसर्ग आ गए? 1 2 3 और 4। यानी कि ये शब्द जो है समभी व्यवहार, समभी व्यवहार कितने उपसर्गों से बना है? भाई, 4 उपसर्गों से बना है। इसमें 4 उपसर्ग, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने उपसर्ग प्रयोग हुए हैं? 4 उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। तो ध्यान रखना है, उपसर्ग वाला चैप्टर भी बहुत अच्छे से करना है कि हम उपसर्ग कैसे देखेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से उपसर्ग इसमें आ चुके हैं। तो सम प्लस में अभी प्लस में वी प्लस में अव प्लस में हार। ठीक है, तो हार शब्द से पहले ये कितने उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं? 4 उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पूछ रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा तो हमें पता है कौन सी होती है। जातिवाचक संज्ञा जो जाति का बोध कराती है। अब देखना है जातिवाचक संज्ञा का बोध कैसे होता है। जाति, मिठास, क्या ये जातिवाचक है? मिठास किससे बना है? मीठा से बना है। तो ये तो कौन सी संज्ञा हो गई? ये तो भाववाचक संज्ञा हो गई।
है ना। ये कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। श्री गंगानगर, गंगानगर। अब स्पेशल हम वन क्या कर रहे हैं, वन प्लेस का नाम ले रहे हैं, ठीक है। स्पेशल एक प्लेस का नाम लिया जा रहा है। स्पेशल जब एक प्लेस का नाम लिया जाता है तो वो कौन सी होती है, जल्दी बताइए कौन सी होती है, वो व्यक्तिवाचक। यस, क्योंकि व्यक्तिवाचक में स्पेशल बात होती है, तो स्पेशल है व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा, जब हम किसी स्पेशल वन की बात करते हैं, चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो मतलब नाम हो किसी का भी, तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब देखो मित्रता, मित्रता किस में आ जाएगी भाई, भाववाचक संज्ञा में, है ना। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा बनी है। मित्रता मित्र से बना है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। मित्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मित्र से बना है जो कि। बट अब देखो अगर उसने कहा होता कि वो बताओ जो जातिवाचक संज्ञा से बना है, तब हम कह देते कि मित्र, क्योंकि मित्र, मित्रता किससे बना है, मित्र जातिवाचक संज्ञा है, और मित्रता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। अगर ये उसने ये पूछा होता कि मित्रता जो शब्द है किस, कौन ऐसा कौन सा शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से बना है, तब हम कह देते हैं मित्रता, ठीक है। बट उसने क्वेश्चन क्या कहा है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखना है, तो ये भाववाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ये भाववाचक है, तो पर्वत। अब देखो पर्वत, पर्वत का नाम लेते ही हमें ऐसे लगता है एक पर्वत, थोड़ा बहुत सारे पर्वत होते हैं, ठीक है। पर्वत बहुत सारे होते हैं, ऐसे ही जैसे मैंने कहा मित्र, मित्र एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं, तो वो जाति को डिनोट कर रहे हैं, तो जाति को डिनोट कर रहे हैं, बट यहाँ पे शब्द दे रखा है मित्रता, ठीक है। तो वो मित्र शब्द जातिवाचक था, बट मित्रता शब्द क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। पर्वत, तो पर्वत शब्द खुद ही क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यही बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही आ गया, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर जो है बिल्कुल राइट है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पर्वत आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाच्य का प्रकार नहीं है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अभी अभी मैंने पहले कहा था कि वाच्य हमारे जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई, 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य यानी जिस कई बार कर्ता लिखा होता है वहां पे, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। देखो इंग्लिश में हम वॉइस कहेंगे तो इंग्लिश में 2 प्रकार के ही होते हैं, बट हिंदी में अगर कहें तो हम 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य, ठीक है। तो यानी कि गौण वाच्य का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो गौण वाच्य कुछ नहीं होता है, तो हमारा आंसर किस पे आ जाएगा, गौण वाच्य पे आ जाएगा, ठीक है। गौण वाच्य, क्योंकि गौण वाच्य नहीं होता है, तो नहीं वाला आंसर उसने पूछा है कि कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो गौण वाच्य एक प्रकार नहीं है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डी, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप किस भाषा का उपसर्ग है। अब देखो अप अगर मैं कहूं कि अप उपसर्ग से भाई शब्द बनाओ तो क्या हो जाएगा, अपमान बन गया है ना। अगर मैं कहूं अपमान, अपशब्द, ठीक है। अपमान, अपशब्द, ये क्या है, अप उपसर्ग से बने हुए शब्द है। बट बात ये, उसने ये नहीं पूछा कि अपमान में बताओ कौन सा उपसर्ग आया है, अपशब्द में बताओ कौन सा उपसर्ग आया है। उसने पूछा है अप उपसर्ग जो है वो किस भाषा का उपसर्ग है, तो ध्यान रखना किस भाषा का उपसर्ग है, अप संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। अगर मैं कहूं प्र सम अप, ये सारे किसके हैं, संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये कोई किस भाषा का शब्द है, अप उपसर्ग जो है वो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। तो संस्कृत का उपसर्ग है ये, क्लियर है यहाँ तक बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। अब देखो है वाली बात है, हमने समास तो कर ही रखे हैं, ठीक है। तो समास में अगर आपने अच्छे से क्लास लगाई थी मेरी, अगर समास हमने पहले भी मतलब बहुत सारी डेफिनेटली मतलब जो भी क्लासेस आपने लगाई हुई हैं, कोई आंसर आपका गलत नहीं होने वाला, क्योंकि अभी भी मुझे पता है कि अब मैं आपको जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ उनके आंसर आपको पता है, अगर आपने क्लास देखी हुई है तो, ठीक है। नहीं देखी तो अभी देख लो जी, ठीक है। तो देखो कौन सा पद जो है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास में हमें पता है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या कहता है कि दोनों पद प्रधान, याद आ गया,
द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान है जहां, वहां कहा वो क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, जहां दोनों पद ही प्रधान होते हैं। अब दोनों पद प्रधान है, वो कहता है कि मैं भी मुखिया और वो कहता है मैं भी, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि एक को हम ये कह देंगे और एक को वो, दोनों ही प्रधान है, अब इसे चुने या इसे चुने, ठीक है। तो जहां पे दोनों ही प्रधान मुखिया हो घर पे, तो वो क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। अब देखो नालायक, नालायक, अब ना लायक, लायक नहीं है जो, हम कह देते हैं ना लायक नहीं है जो, उसको क्या बोलते हैं, नालायक। एक होता है खलनायक, है ना। तो नायक नहीं है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, लायक नहीं है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, नालायक। तो नालायक कौन सा, अगर मैं पूछूं नालायक, आप बताओ भाई जल्दी से कि नालायक में कौन सा समास है, तो सोचो सोचो नालायक में कौन सा समास है। तो ध्यान रखना है, हमने तत्पुरुष समास किया था, तत्पुरुष समास में हमने कहा था कि एक नन्य तत्पुरुष समास होता है, न्य तत्पुरुष समास, तो वो कौन सा होता है, न्य तत्पुरुष समास। अब न्य तत्पुरुष समास, अब कई पूछेंगे भाई न्य तत्पुरुष समास क्या होता है, न्य तत्पुरुष समास क्या होता है, जहां पे हम उसके उल्टे की, मान लो मैं कहती हूँ हाजिर, तो हम क्या देते हैं, गैर हाजिर, ठीक है। जैसे उसका उल्टा आ जाता है ना, वो न्य तत्पुरुष समास कहलाता है। तो अगर न्य तत्पुरुष समास ना दे रखा हो ऑप्शन में, ओनली तत्पुरुष दे रखा हो, तो तब हम अव्ययी भाव समास में चले जाएंगे, ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। जैसे मान लो धर्म अधर्म, अगर मैं कहूं धर्म अधर्म, धर्म का उल्टा अधर्म हो गया ना, तो धर्म उल्टा अधर्म, अगर न्य तत्पुरुष समास नहीं है ऑप्शन में, तो हम किस पे चले जाएंगे भाई, अव्ययी भाव समास में, तब हम कहेंगे कि अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया हमारे पास अव्ययी भाव समास। अब नेक्स्ट देखो माँ बाप, माँ बाप, माँ बाप में मतलब माँ और बाप दोनों आ जाते हैं, ठीक है, माँ और बाप दोनों। अब दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे बात समझ आ रही है, माँ भी इंपॉर्टेंट और बाप भी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा माँ और बाप, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, तो वो कौन सा हो जाएगा भाई शब्द, वो कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब देखो मैंने एक बात कही है, इसमें धर्म अधर्म, धर्माधर्म दे रखा हो तो हम द्वंद्व समास में चले जाएंगे कि धर्म भी और अधर्म भी, ठीक है। अब देखो माँ और बाप दोनों ही आ जाते हैं इसमें, दोनों ही प्रधान है, किसमें आ जाएंगे, द्वंद्व समास में। अतिकर्मण, अति, अति वर्ड जैसे ही आ जाए ना, अतिकर्मण कौन सा समास बन जाता है भाई, अव्ययी भाव समास बन जाता है, अव्ययी भाव समास, ध्यान होगा, अव्ययी भाव समास। दुर्गुण, 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 अरे यार वो तो दुर्गुण, उसमें तो दुर्गुण भरे हुए हैं, मतलब कि बुरे गुण, ठीक है, बुरे गुणों वाला है ना, बुरे गुण, दुर्गुण मतलब कि बुरे गुण है जिसमें, ठीक, वो क्या हो जाता है, दुर्गुण, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, दुर्गुण है इसमें। तो जल्दी से बताओ ये दुर्गुण कौन सा समास बन जाएगा, फास्टली फास्टली बताओ कि दुर्गुण कौन सा समास बन जाएगा भाई, यस, कौन सा समास बन जाएगा, दुर्गुण, बुरे गुणों वाला, बुरे गुणों वाला कौन सा हो जाता है, देखो कर्मधारय समास क्या कहता है, अगर मैं बोलूं महान, ठीक है, या जैसे मैंने बोल दिया है प्राप्तांक, प्राप्तांक, प्राप्त है जो अंक, किस में आ जाता है, कर्मधारय समास में आ जाता है। तो ये किस में आ जाएगा, बुरे, बुरा गुण है, बुरे है जो गुण, तो वो किस में आ जाएगा भाई, कर्मधारय समास में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम पता चल गया। तो अगर उसने द्वंद्व समास का पूछा तो द्वंद्व समास फास्टली बताइए कि द्वंद्व समास क्या हो गया, हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट है, जिसने आंसर दिया था बी वो बिल्कुल राइट थी। चलिए भाई नेक्स्ट, संजीव खाना खाता है वाक्य में वाच्य है, तो संजीव को खाना खाने दो, ठीक है, उसको छुड़ाओ मत खाना, तो उसको खाना खाने दो। इसमें वाक्य में वाच्य कौन सा है, तो वाच्य, अब देखो वाच्य, फिर वाच्य की बात हो रही है, संजीव खाना खाता है। अब एक और चीज, मैं यहाँ पे, अब आप देखोगे यहाँ पे भी कैसे पता चलेगा हमें करता है या कर्म है, तो ध्यान रखना संजीव की जगह यहाँ पे कोई नाम लिख दो जो लड़की का, ठीक है, नाम लिख दो लड़की का। अगर मैं कहूं रंजना, रंजना खाना खाती है,
ठीक है, मैंने लिख दिया रंजना खाना खाती है। तो आप यहाँ पे नोट करो, संजीव खाना खाता है, क्रिया जो हो रही है, ये क्रिया हो रही है किसके अकॉर्डिंग हो रही है, संजीव के अकॉर्डिंग हो रही है। यहाँ मैंने संजीव की जगह अगर लड़की लिख दी तो यानी कि क्रिया किसके अकॉर्डिंग हो रही है, रंजना के अकॉर्डिंग। इस पे कोई क्रिया का प्रभाव नहीं है, खाना तो मतलब खाना, ठीक है, चाहे उसको लड़का खा रहा है या लड़की खा रही है, बट क्रिया चेंज हो रही है, खाने पे कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे वाक्यों में कौन सा वाच्य होता है, कर्ता वाच्य होता है, यानी कि कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूं कि संजीव के द्वारा खाना खाया जाता है, ठीक है, संजीव के द्वारा खाना खाया जाता है, तो ये खाना क्या है, पुल्लिंग है, तो हम कहेंगे खाना खाया जाता है। अगर मैं संजीव की जगह यहाँ रंजना लिखूं, देखो रंजना के द्वारा खाना खाया जाता है। अब क्या हो रहा है, अब मैंने संजीव की जगह अगर रंजना लिखा तो वहां पे सेम ही लिखा, खाना खाया जाता है, खाना खाया जाता है, यानी कि जो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, खाने के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं लिखा खाना खाई जाती है, रंजना के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया, तो रंजना के अकॉर्डिंग चेंज नहीं, यानी कि कर्ता के अकॉर्डिंग नहीं चेंज हो रहा, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कर्म के अकॉर्डिंग। तो कर्म के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो कर्म वाच्य, अदरवाइज कर्तृवाच्य। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, संजीव खाना खाता है, रंजना खाना खाती है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कर्ता के अकॉर्डिंग, तो कर्तृवाच्य। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य आ जाएगा, कर्तृवाच्य। ठीक है, अब जल्दी से बताइए किसने राइट आंसर दिया था और किसने रॉन्ग दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो जल्दी से सही संधि विच्छेद, ये तो बहुत इजी वाला है ना, महेश का सही संधि विच्छेद कौन कर देगा, महेश का सही संधि विच्छेद। देखो महेश, आपको एक चीज ही ध्यान रखनी है, ए, अगर मैं पूछूं कौन सी संधि है, ये बता दो कि कौन सी संधि है, तो आप कहोगे ए आ जाता है, जहां पे ओ आ जाता है, ये कौन सी संधि होती है भाई, ये तो गुण संधि होती है, जहां पे ए और ओ की एक मात्रा, यानी कि एक एक मात्रा वाले दोनों आ जाते हैं। यहाँ पे बस ऐसे ध्यान रखना है, वन हेलेक्स, यानी कि एक मात्रा, जहां पे एक मात्रा आ गई, एक मात्रा ऊपर आ गई, यानी कि चाहे ए की हो चाहे ओ की हो, एक मात्रा के आते ही आप कहोगे ये तो गुण संधि का है। अगर मैं पूछूं महेश बताओ भाई कौन सी संधि है, तो हमने तो क्या कर रखा है, एक बना रखा है कि ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। अगर मैं यहीं पे आपको कह दूं कि डबल वाली बताओ, डबल आ गई, अब बताओ कौन सी संधि है, घबराने की जरूरत है ही नहीं, कर तो रखा ही है हमने, कौन सी संधि है, डबल आ गया, तो डबल जैसे ही डबल आ गया दोनों साइड, तो दोनों साइड यानी कि डबल मात्रा आ गई, तो हम क्या कहेंगे भाई उसकी वृद्धि हो गई है, तो हम कह देंगे कि वृद्धि संधि। ठीक है, तो चलिए अब ये तो है गुण संधि, तो गुण संधि में अब देखते हैं हम, अब देखो क्या होता है महेश, अब इसका हम टुकड़े भी कर लेते हैं महेश के। अब ये जो ए आया है ना, अब हम देखते हैं कि ये आता कैसे है, कैसे आता है, आ, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए या आ प्लस में ई या बड़ी। ठीक है, अब ध्यान रखना मह कोई वर्ड नहीं होता, मह नहीं होगा, तो क्या होगा, महा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ए आएगा या आ आएगा, तो मह कोई वर्ड नहीं है तो महा आएगा। ठीक है, अब प्लस में ईश, ईश हमें पता है ईश कभी भी छोटा ई नहीं आता है, तो ईश में कौन सी मात्रा आती है, ई हमेशा बड़ा होता है, तो महा प्लस में ईश क्या बनता है, महेश बनता है। अब जचाना नहीं है, हम क्या करते हैं, महा प्लस में ईश महेश, ए कैसे बन गया, ये तो जच ही नहीं रहा, तो जचाना नहीं है। ठीक है, रूल्स भी कुछ कहते हैं, नियम भी कुछ कहते हैं, तो नियमों से चलना है, तो इसको जचाना नहीं है, ध्यान रखना है, महा प्लस में ईश, आ और ई, ध्यान रखो। अब मैं एक बार दोबारा इसको ओपन करके भी बता देती हूँ कि कैसे हो जाता है, महा प्लस में ईश, आ और ई, इसने क्या किया, चेंज कर दिया। अब देखो ये जब आ की मात्रा उसके पास चली गई तो ये रह गया है आधा। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ था, इधर से मैंने आ लिया था, इधर से ई लिया था, और ये श, अब क्या होगा, आ और ई ए बना दिया। अब इस आ और ई ने ये यहाँ पे ए बना दिया, ए मैंने यहाँ लिख दिया और साथ में श,
अब ह के साथ ए की मात्रा जब जाएगी तो वो तो ऊपर जाएगी, तो हे पूरा बन गया, तो बन गया महेश। ठीक है, तो ये क्लैरिफाई हो गया आपको कि महेश कैसे बना है। नहीं समझ आया तो संधि वाली वीडियोस देख लेना, या आप मुझे अभी भी बता देना कि अभी समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा भी बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस, महा प्लस में ईश क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा। ईश्वर आपकी इच्छा पूर्ण करे, तो भाई ईश्वर आपकी हर किसी की इच्छा पूर्ण करे, गॉड ब्लेस यू। तो भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करे, वाक्य कौन सी, वृत्ति कौन सी है। अब देखो वृत्ति वाला एक बार हुआ था कि वृत्ति मतलब क्या कहना चाह रहा है, प्रश्नार्थ। यहाँ क्या आप प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं प्रश्न तो नहीं पूछा जा रहा है, वो कह रहा है कि ईश्वर आपकी इच्छा पूरी पूरी करे, ठीक है, पूर्ण करे। इच्छार्थक, हाँ बिल्कुल इच्छार्थक, क्योंकि इच्छा हमारी इच्छा है कि भगवान आपकी जो इच्छा है वो पूरी करे, तो हमारी इच्छा है, तो इच्छा है, तो ये कौन सा इसमें कौन सी वृत्ति हुई, इच्छार्थक। संकेतार्थक, अगर संकेतार्थक की बात करते हैं, संकेतार्थ, संकेतार्थ मतलब संकेत, मतलब ऐसे कहते हैं ना बारिश हो जाती तो फसल अच्छी होती, तो ये संकेतार्थ होते हैं, उसमें कौन सी वृत्ति आ जाती, संकेतार्थ वृत्ति आ जाती। आज्ञार्थ, आज्ञार्थ में हम क्या देते हैं भाई, आज्ञा दे दो, है ना, तो आज्ञा मतलब कि चुपचाप बैठ जाओ, बाहर चले जाओ, एक गिलास पानी ले आओ, ये सारे क्या है, अज्ञात। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि कौन सी वृत्ति का प्रयोग किया जा रहा है। वृत्ति के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, तो जरूर इसको ध्यान से देखना। वृत्ति वाली मैंने क्लास भी की हुई है पूरी। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, जो बिल्कुल राइट होगा, इच्छार्थक। तो हमारी भी इच्छा है कि आपकी जॉब जल्दी जल्दी से लग जाए, सीईटी की तैयारी बहुत अच्छे से करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे हम। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।